तो दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस ITF। सबसे पहले हम कवर करेंगे सेक्शन 2 ट्रेड ट्रांजैक्शंस और उसका चैप्टर 2.3 ट्रेड डॉक्यूमेंट्स। ये IIBF के सिलेबस पर बेस्ड है और इसमें हमने बुक की हर एक लाइन को इतने सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है कि सब कुछ एकदम क्लियर हो जाए। और एक बात, अगर आपको लगे कि बुक की कोई भी लाइन का एक्सप्लेनेशन हमारे कंटेंट में मिसिंग है तो प्रूफ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई ईमेल आईडी पर मेल करें और इस कोर्स को फ्री में क्लेम करें। इस कोर्स को परचेज करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना देर किए चलते हैं। अब बात करते हैं ट्रेड डॉक्यूमेंट्स की। इंटरनेशनल ट्रेड में डॉक्यूमेंट्स एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। जब भी कोई ट्रेड ट्रांजैक्शन होती है, चाहे सेल्स हो, शिपमेंट हो, पेमेंट हो या कोई और एक्टिविटी, हर स्टेज का एक प्रूफ होना ज़रूरी है और यही काम डॉक्यूमेंट्स करते हैं पूरे ट्रेड साइकिल के दौरान। इस पूरे प्रोसेस में ऑलमोस्ट सभी इन्वॉल्व्ड पार्टीज अपने अपने डॉक्यूमेंट्स जनरेट और एक्सचेंज करती हैं। ये डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि ये दिखाते हैं कि ट्रेड के दौरान कोई काम पूरा हुआ है। कौन सा डॉक्यूमेंट कौन इशू करेगा, ये उस डॉक्यूमेंट के टाइप पर डिपेंड करता है। जैसे इनवॉइस एक्सपोर्टर तैयार करता है, बिल ऑफ लेडिंग शिपिंग कंपनी इशू करती है और इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट किसी ऑथोराइज्ड इंस्पेक्शन एजेंसी या एक्सपोर्टर द्वारा इशू हो सकता है। ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से तय होता है और इन डॉक्यूमेंट्स का मकसद दोनों साइड्स के लिए अलग अलग है। सेलर के लिए यह प्रूफ है कि उसने अपनी सारी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस पूरी कर दी हैं और बायर के लिए यह कॉन्फिडेंस है कि सेलर ने ऑर्डर एग्जैक्टली अग्रीड टर्म्स के हिसाब से पूरा किया है। यानी डॉक्यूमेंट्स ही वो चीज़ है जो इंटरनेशनल ट्रेड को स्मूथली चलाती है और इफेक्टिवली मैनेज करने में हेल्प करती है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, हर ट्रांजैक्शन में डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत एक जैसी नहीं होती। ये डिपेंड करता है कि पेमेंट मेथड क्या है, ट्रेड का टाइप क्या है, एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और इन्वॉल्व्ड कंट्रीज़ के रेगुलेशंस क्या हैं। इन सब फैक्टर्स के हिसाब से हर ट्रांजैक्शन में डॉक्यूमेंट्स का सेट अलग हो सकता है। इंटरनेशनल ट्रेड में जो डॉक्यूमेंट्स यूज़ होते हैं उन्हें 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी है कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स। इनमें 2 डॉक्यूमेंट्स आते हैं। पहला कमर्शियल इनवॉइस, जो ट्रांजैक्शन की डिटेल्स का रिकॉर्ड होता है, और दूसरा पैकिंग लिस्ट या वेट लिस्ट, जो गुड्स की पैकिंग और वेट की इंफॉर्मेशन देता है। सेकेंड कैटेगरी है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। इनमें भी 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं। पहला बिल ऑफ एक्सचेंज और दूसरा प्रॉमिसरी नोट। ये दोनों पेमेंट ऑब्लिगेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं। थर्ड और लास्ट कैटेगरी है ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स। ये सबसे बड़ी कैटेगरी है क्योंकि गुड्स अलग अलग मोड्स से ट्रैवल करते हैं। इसमें एयरवे बिल यानी एयर शिपमेंट का डॉक्यूमेंट, बिल ऑफ लेडिंग या कंबाइंड ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट यानी सी शिपमेंट का डॉक्यूमेंट, लॉरी या ट्रक रिसीप्ट यानी रोड ट्रांसपोर्ट का डॉक्यूमेंट और कुरियर रिसीप्ट तथा पोस्टल रिसीप्ट, ये सब शामिल हैं। अगली कैटेगरी है इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स। इसमें 2 डॉक्यूमेंट्स आते हैं, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस पॉलिसी। ये दोनों गुड्स के ट्रांजिट के दौरान किसी भी लॉस या डैमेज के अगेंस्ट कवरेज का प्रूफ होते हैं। फिर आते हैं रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स। इनमें लीगलाइज्ड या विजाइड इनवॉइस, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट लाइसेंस और कस्टम्स क्लियरेंस डॉक्यूमेंट्स एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स भी शामिल हैं। कस्टम्स क्लियरेंस के लिए इंडिया में स्पेसिफिकली शिपिंग बिल और बिल ऑफ एंट्री यूज़ होता है। और लास्ट में आते हैं अदर डॉक्यूमेंट्स। ये बायर की रिक्वायरमेंट्स या कंट्री के रेगुलेशंस के हिसाब से ज़रूरी हो सकते हैं। इनमें शामिल हैं सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन या प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन, जो ये बताता है कि गुड्स किस देश में बने हैं, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट या क्वालिटी सर्टिफिकेट, जो गुड्स की क्वालिटी का प्रूफ होता है, फुमिगेशन सर्टिफिकेट, जो ये कंफर्म करता है कि गुड्स को पेस्ट से फ्री करने के लिए ट्रीट किया गया है, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट, जो एग्रीकल्चरल या प्लांट बेस्ड गुड्स के लिए ज़रूरी होता है, एक्सपोर्टर डिक्लेरेशंस, जो एक्सपोर्टर की तरफ से दी गई ऑफिशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, और कॉपी ऑफ एक्सपोर्ट लाइसेंस, जो ये कंफर्म करती है कि एक्सपोर्ट लीगली ऑथोराइज्ड है। अब बात करते हैं कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स की, और इसमें सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कमर्शियल इनवॉइस। कमर्शियल इनवॉइस किसी भी ट्रेड ट्रांजैक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। ये एक डिटेल्ड रिकॉर्ड होता है उन गुड्स का जो शिप किए जा रहे हैं, और साथ ही ये पेमेंट का क्लेम भी सर्व करता है। इसमें गुड्स की डिस्क्रिप्शन, उनकी प्राइस और बायर और सेलर के बीच अग्री की गई सारी टर्म्स होती हैं। जब बात डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट यानी लेटर ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की आती है, तो कमर्शियल इनवॉइस का गुड्स डिस्क्रिप्शन LC में मेंशन डिस्क्रिप्शन से एग्जैक्टली मैच करना ज़रूरी होता है। यानी जो डिटेल्स क्रेडिट में स्पेसिफाई की गई हैं वही डिटेल्स इनवॉइस में एक्यूरेटली होनी चाहिए।
इसके अलावा एक प्रॉपर कमर्शियल इनवॉइस में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। यह लेटर ऑफ क्रेडिट में बेनिफिशियरी के रूप में नेम्ड सेलर द्वारा इशू होनी चाहिए। ये लेटर ऑफ क्रेडिट के एप्लीकेंट के नाम पर बनी होनी चाहिए, द बायर। अगर टर्म्स रिक्वायर करें तो सेलर का सिग्नेचर भी होना चाहिए। गुड्स की डिस्क्रिप्शन क्रेडिट टर्म्स में स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन से एग्जैक्टली मैच होनी चाहिए। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ओरिजिनल कॉपीज़ होने चाहिए। क्लियरली ओरिजिनल्स आइडेंटिफाई होने चाहिए, साथ में डुप्लीकेट कॉपीज़ भी। प्राइसिंग डिटेल्स क्लियरली शो होनी चाहिए, जहां रेलिवेंट हो वहां यूनिट प्राइसेस भी। टोटल पेएबल अमाउंट इंडिकेट होनी चाहिए और ये क्रेडिट में स्टेटेड अमाउंट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और फाइनली अग्रीड शिपिंग टर्म्स भी मेंशन होने चाहिए। अब समझते हैं पैकिंग लिस्ट या वेट लिस्ट के बारे में। ये डॉक्यूमेंट ये बताता है कि गुड्स को शिपमेंट के लिए कैसे पैक किया गया है। इसमें पैकेजेस की नंबर और टाइप स्पेसिफाई होती है, जैसे कार्टन्स, ड्रम्स, बैग्स और दूसरे कंटेनर्स, और साथ ही उनके अंदर क्या है यह भी डिटेल में होता है। इसके अलावा पैकिंग मटेरियल्स और आउटर पैकेजिंग पर लगे आइडेंटिफिकेशन या शिपिंग मार्क्स भी इसमें शो होते हैं। और प्रोडक्ट की नेचर के हिसाब से कुछ केसेस में गुड्स के डिमेंशंस और वेट भी इंक्लूड किए जाते हैं। अब एक प्रॉपर पैकिंग लिस्ट में दो ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए। पहली, गुड्स की डिस्क्रिप्शन दूसरे ट्रेड डॉक्यूमेंट्स में मेंशन्ड डिटेल से मैच या अलाइन होनी चाहिए। और दूसरी, शिपिंग मार्क्स और आइडेंटिफिकेशन नंबर्स बाकी शिपमेंट डॉक्यूमेंटेशन के साथ कंसिस्टेंट होने चाहिए। अब बात करते हैं फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की, और इसमें पहला डॉक्यूमेंट है बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसे ड्राफ्ट भी कहते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज एक रिटन ऑर्डर होता है जो एक्सपोर्टर इशू करता है, जिसमें इंपोर्टर या पेमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल पार्टी से पेमेंट मांगी जाती है। इसमें एक्सपोर्टर ड्रॉर होता है और इंपोर्टर ड्रॉई होता है। जब ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंटरी क्रेडिट यानी लेटर ऑफ क्रेडिट के अंडर होती है तो जनरली ड्रॉई वो बैंक होती है जिसने लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया है। बिल ऑफ एक्सचेंज जनरली या तो सिंगल डॉक्यूमेंट के रूप में तैयार होता है या फिर डुप्लीकेट सेट में, जिन्हें फर्स्ट 16 और सेकंड 16 ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। अब बिल ऑफ एक्सचेंज का टेनर यानी वो टाइम पीरियड जिसके बाद पेमेंट ड्यू होती है, ये दो तरह से हो सकता है। पहला, आइट साइड यानी बिल प्रेजेंट होते ही तुरंत पेमेंट करनी होती है। और दूसरा, यूसेंस पीरियड या फिर एक फिक्स टर्म के बाद, यानी पहले से अग्रीड एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद पेमेंट होती है। तो इसी बेसिस पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज दो टाइप्स के होते हैं। साइड बिल ड्राफ्ट वो होता है जो ड्रॉई को प्रेजेंट करते ही तुरंत पेएबल होता है, यानी डिमांड पर पेमेंट। और टर्म या यूजेंस बिल ड्राफ्ट वो होता है जो एक प्री डिटर्मिन टाइम पीरियड के बाद पेएबल होता है, जनरली 30, 60 या 90 डेज में। ये पीरियड प्रेजेंटेशन की डेट से, ड्राफ्ट की डेट से या बिल ऑफ लेडिंग की डेट से काउंट किया जा सकता है। अब बिल ऑफ एक्सचेंज की जनरल डेफिनेशन को और क्लियरली समझते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज एक रिटन और अनकंडीशनल ऑर्डर होता है पेमेंट के लिए। ये ड्रॉर द्वारा इश्यू किया जाता है और ड्रॉई को डायरेक्ट किया जाता है। इस पर ड्रॉर का सिग्नेचर होता है। ड्रॉवी को ये ऑर्डर देता है कि वो या तो डिमांड पर पेमेंट करे या फिर एक स्पेसिफाइड या डिटर्मिनेबल फ्यूचर डेट पर। पेमेंट हमेशा एक फिक्स्ड सम ऑफ मनी की होती है और ये पेमेंट किसी स्पेसिफाइड पर्सन को उनके ऑर्डर पर या फिर जो भी इसे होल्ड करे यानी बेयरर को की जा सकती है, इस पर्सन को पेई कहते हैं। अब जब बिल ऑफ एक्सचेंज यूसेंस बेसिस पर ड्रॉ किया जाता है तो पेमेंट तभी ड्यू होती है जब ड्रॉई फॉर्मली उसे एक्सेप्ट करे। ये एक्सेप्टेंस जनरली बिल के पीछे लिखी जाती है जब ड्रॉई ये कंफर्म करता है कि वो ड्यू डेट पर पेमेंट करेगा। इसके लिए वे एक्सेप्टेड फॉर पेमेंट ऑन ड्यू डेट जैसा कुछ लिखता है, साथ में सिग्नेचर, स्टैम्प और डेट भी होती है। अब बात करते हैं प्रॉमिसरी नोट की। ये डॉक्यूमेंट बेसिकली बायर यानी डेटर की एक रिटन प्रॉमिस होती है जिसमें वो एक्नॉलेज करता है कि उसे पेई को एक सर्टेन अमाउंट देनी है। ये डेट को कंफर्म करता है और साथ ही ये अश्योरेंस भी देता है कि स्पेसिफाइड अमाउंट एक प्री डिटर्मिन्ड डेट पर पे की जाएगी। अब जानते हैं ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स के बारे में, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग वह डॉक्यूमेंट है जो शिपिंग कंपनी एक्सपोर्टर यानी शिपर को इश्यू करती है, ये कंफर्म करने के लिए कि गुड्स सी ट्रांसपोर्ट के लिए रिसीव कर लिए गए हैं। ये प्रूफ होता है कि गुड्स शिपमेंट के लिए एक्सेप्ट हो चुके हैं, और क्योंकि ये एक निगोशिएबल डॉक्यूमेंट है इसीलिए ये गुड्स की ओनरशिप भी रिप्रेजेंट करता है। शिपिंग कंपनी डेस्टिनेशन पर गुड्स तभी रिलीज करती है जब ओरिजिनल साइंड बिल ऑफ लेडिंग प्रेजेंट और सरेंडर किया जाए। बिल ऑफ लेडिंग को एंडोर्समेंट और फिजिकल डिलीवरी के थ्रू किसी दूसरी पार्टी को ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। साथ ही ये प्रूफ भी होता है कि गुड्स शिप हो चुके हैं
जो ट्रांजिट के दौरान किसी लॉस या डैमेज होने पर इंश्योरेंस क्लेम सपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। बिल्स ऑफ लेडिंग जनरली 2 या 3 ओरिजिनल कॉपीज़ के सेट में इशू होते हैं। कंसाइनी को डेस्टिनेशन पोर्ट पर गुड्स क्लेम करने के लिए कहीं भी एक ओरिजिनल कॉपी सफिशिएंट होती है। ये डॉक्यूमेंट शिपिंग कंपनी या उसके ऑथोराइज्ड एजेंट द्वारा साइंड होना चाहिए। इंटर अलिया इसमें क्लियरली इंडिकेट होना चाहिए कि कितनी ओरिजिनल कॉपीज़ इशू की गई हैं। इसीलिए जब कोई बैंक किसी ट्रेड ट्रांजैक्शन को फाइनेंस करती है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो बिल्स ऑफ लेडिंग के पूरे ओरिजिनल सेट को होल्ड करे ताकि गुड्स पर कंट्रोल बना रहे। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जैसे ही कोई एक ओरिजिनल कॉपी यूज़ होकर गुड्स की डिलीवरी ले ली जाती है, बाकी सारी ओरिजिनल कॉपीज़ ऑटोमेटिकली इनवैलिड हो जाती हैं। और बिल ऑफ लेडिंग में यह भी क्लियरली शो होना चाहिए कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऑलरेडी पे हो चुके हैं या अभी पे होने हैं। इसके लिए 2 इंडिकेशंस यूज़ होती हैं। फ्रेट प्रीपेड का मतलब है कि शिपिंग कॉस्ट शिपर ने पहले से पे कर दी है, और फ्रेट कलेक्ट का मतलब है कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस डेस्टिनेशन पोर्ट पर बायर या कंसाइनी द्वारा पे किए जाएंगे। इसके अलावा बिल ऑफ लेडिंग शिपर और शिपिंग कंपनी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज की तरह भी काम करता है, जिसमें वो टर्म्स आउटलाइन होती हैं जिनके अंडर गुड्स ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। अब बायर के लिए बिल ऑफ लेडिंग एक्सेप्टेबल होने के लिए इसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए। फर्स्ट, इसमें ऑन बोर्ड नोटेशन होनी चाहिए जो ये इंडिकेट करे कि गुड्स वेसल पर लोड हो चुके हैं। साथ में एक्चुअल लोडिंग डेट भी होनी चाहिए। हालांकि कुछ केसेस में ऑन बोर्ड वर्ड्स पहले से बिल ऑफ लेडिंग के बॉटम पर प्रिंटेड होते हैं। अगर ये ऑलरेडी प्रिंटेड है तो अलग से डेटेड और साइंड ऑन बोर्ड एंडोर्समेंट की ज़रूरत नहीं होती। सेकंड, ये एक क्लीन बिल ऑफ लेडिंग होना चाहिए, यानी इसमें शिपिंग कंपनी की कोई भी ऐसी रिमार्क्स या नोट्स नहीं होनी चाहिए जो गुड्स को डैमेज, इम्प्रॉपर पैकेजिंग या कार्गो की कंडीशन के बारे में कोई नेगेटिव ऑब्जर्वेशन इंडिकेट करें। अब बिल ऑफ लैडिंग में मेनली 4 पार्टीज इन्वॉल्व्ड होती हैं। फर्स्ट है शिपर या कॉन्साइगर। ये जनरली एक्सपोर्टर होता है जो गुड्स को शिपमेंट के लिए कॉन्साइन करता है। सेकंड है कंसाइनी। ये वो पर्सन होता है जिसे गुड्स रिसीव करने और डिलीवरी लेने का राइट होता है। कंसाइनी का नाम डायरेक्टली बिल ऑफ लेडिंग में मेंशन्ड हो सकता है या फिर डॉक्यूमेंट टू ऑर्डर बेसिस पर इशू हो सकता है, जिसका मतलब है कि गुड्स उस पर्सन को डिलीवर होंगी जो कंसाइनी के एंडोर्समेंट में स्पेसिफाई हो, जो जनरली बिल ऑफ लेडिंग के पीछे लिखा जाता है। थर्ड है नोटिफाई पार्टी। ये जनरली इंपोर्टर या उनका रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसे शिपिंग कंपनी या उसका एजेंट गुड्स की अराइवल के बारे में इन्फॉर्म करता है। और फोर्थ है कैरियर। ये शिपिंग लाइन, वेसल ओनर या उनका ऑथोराइज्ड एजेंट होता है जो शिपर के साथ गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट करता है। साथ ही बिल ऑफ लैडिंग, लेटर ऑफ क्रेडिट की टर्म्स और यूसीपी 600 के एप्लीकेबल प्रोविजंस दोनों के साथ कंप्लाई करना ज़रूरी होता है। इसके लिए कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिन्हें ध्यान में रखना ज़रूरी है। सबसे पहले शिपर, कंसाइनी और नोटिफाई पार्टी का नेम और एड्रेस क्लियरली मेंशन होना चाहिए ताकि इन्वॉल्व पार्टीज की पहचान में कोई कंफ्यूजन न हो। इसके साथ ही ट्रांसपोर्टेशन की पूरी डिटेल्स भी होनी चाहिए, जैसे कैरिंग वेसल का नाम, वॉयेज नंबर और पोर्ट्स ऑफ लोडिंग और डिस्चार्ज। और अगर प्लेस ऑफ रिसीप्ट या प्लेस ऑफ डिलीवरी पोर्ट ऑफ लोडिंग या पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज से अलग हों तो वो भी क्लियरली मेंशन होने चाहिए। और गुड्स की डिस्क्रिप्शन दूसरे सभी ट्रेड डॉक्यूमेंट्स से मैच और कंसिस्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी आई तो डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो सकते हैं। इसी तरह वेट या मेजरमेंट की डिटेल्स भी दूसरे डॉक्यूमेंट्स में दी गई इन्फॉर्मेशन से एग्जैक्टली अग्री करनी चाहिए। और शिपिंग मार्क्स, आइडेंटिफिकेशन नंबर्स और कंटेनर नंबर्स भी बाकी डॉक्यूमेंट्स से मैच होने चाहिए ताकि ये कंफर्म हो सके कि सभी डॉक्यूमेंट्स एक ही शिपमेंट को रिफ़र कर रहे हैं। और फाइनली एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये क्लियरली इंडिकेट होना चाहिए कि फ्रेट प्रीपेड है, यानी पहले से पे हो चुकी है या डेस्टिनेशन पर पे होगी। ये क्लैरिटी दोनों पार्टीज़ के लिए ज़रूरी है ताकि पेमेंट को लेकर कोई कन्फ्यूजन न रहे। इसके अलावा 2 और इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। डॉक्यूमेंट की डेट लेटर ऑफ क्रेडिट में मेंशन्ड लास्ट परमिटेड शिपमेंट डेट पर या उससे पहले की होनी चाहिए, यानी शिपमेंट उस डेडलाइन के अंदर होनी ज़रूरी है। और साथ ही डॉक्यूमेंट पर कैरियर का नाम मेंशन होना चाहिए और यह कैरियर द्वारा या उनके ऑथोराइज्ड एजेंट द्वारा साइंड होना चाहिए जो नेम्ड कैरियर की तरफ से एक्ट कर रहा हो। अब बात करते हैं कंबाइंड ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट की, जिसे मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट यानी MTD भी कहते हैं।
ये डॉक्यूमेंट तब यूज़ होता है जब गुड्स को एक से ज़्यादा मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से कैरी किया जाता है, जैसे सी, रोड, रेल या एयर। ये गुड्स की मूवमेंट को ट्रांसपोर्ट के अलग अलग स्टेजेस में रिकॉर्ड करता है। इसमें वो प्लेस भी मेंशन हो सकता है जहाँ से गुड्स रिसीव किए गए और जहाँ फाइनली डिलीवर होंगे, जो ओरिजिनल पोर्ट ऑफ लोडिंग और फाइनल पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज से अलग भी हो सकते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। गुड्स को सिटी ए यानी एक इनलैंड लोकेशन से ट्रक के थ्रू सिटी बी यानी एक सी पोर्ट तक लाया जाता है। वहाँ से सी के थ्रू पोर्ट सी तक शिप होते हैं और फाइनली रोड के थ्रू टाउन डी तक पहुँचते हैं। इस तरह जब मल्टीपल ट्रांसपोर्ट मोड्स इन्वॉल्व होते हैं तो यह पूरी मूवमेंट एक मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट के अंडर कवर होती है। इसे ऐसा कहा जाता है क्योंकि इसमें 2 टाइप्स के वॉयेजेस शामिल होते हैं, एक रोड से और दूसरा सी से। अब CTD या MTD क्वालिफाई करने के लिए डॉक्यूमेंट में कम से कम 2 डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कवर होने चाहिए, चाहे डॉक्यूमेंट का नाम कुछ भी हो। इसमें क्लियरली शो होना चाहिए कि गुड्स डिस्पैच हो चुके हैं, कैरेज के लिए रिसीव हो चुके हैं या क्रेडिट में स्पेसिफाइड लोकेशन पर बोर्ड पर लोड हो चुके हैं। ये या तो प्री प्रिंटेड टेक्स्ट से एडिवेंट हो सकता है या फिर एक स्टैम्प्ड एंडोर्समेंट से, जो ये इंडिकेट करे कि गुड्स कब डिस्पैच, टेकन इन चार्ज या शिपेड ऑन बोर्ड हुए। पर कंबाइंड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तब शुरू होती है जब गुड्स पहली बार इनिशियल पॉइंट ऑफ कलेक्शन पर रिसीव होते हैं, और यह रिस्पॉन्सिबिलिटी तब तक बनी रहती है जब तक गुड्स कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाइड फाइनल डेस्टिनेशन पर सेफली डिलीवर नहीं हो जाते। अब इस डॉक्यूमेंट में कुछ ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए। ये प्रॉपरली साइंड होना चाहिए और इसमें क्लियरली इंडिकेट होना चाहिए कि कंप्लीट सेट में कितनी ओरिजिनल कॉपीज़ इशू की गई हैं। साथ ही ये भी क्लियरली शो होना चाहिए कि ट्रांसपोर्ट चार्जेस प्रीपेड हैं, यानी पहले से पे हो चुकी हैं या डेस्टिनेशन पर पे होंगी। अब बात करते हैं कि एक मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट में जनरली क्या क्या डिटेल्स होती हैं। सबसे पहले कंसाइनी और नोटिफाई पार्टी का नाम एग्जैक्टली वैसा होना चाहिए जैसा क्रेडिट टर्म्स में मेंशन्ड है। इसके साथ ही वो लोकेशन भी क्लियरली शो होनी चाहिए जहां गुड्स पहले रिसीव या कस्टडी में लिए गए थे, और फाइनल डेस्टिनेशन भी। फ्रेट चार्जेस की सिचुएशन भी क्लियरली इंडिकेट होनी चाहिए कि ऑलरेडी पे हो चुकी हैं या बाद में कलेक्ट होंगी। जिस डेट पर गुड्स डिस्पैच या टेकन इन चार्ज हुए वो डेट भी होनी चाहिए, और अगर कोई ऑन बोर्ड कन्फर्मेशन हो तो वो प्रॉपरली डेटेड और साइंड होनी चाहिए। सेट में कितनी टोटल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इश्यू हुई हैं ये नंबर भी मेंशन होनी चाहिए, और फाइनली कैरियर, मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर या उनके ऑथोराइज्ड एजेंट का सिग्नेचर होना चाहिए, और अगर एजेंट साइन कर रहा है तो उसे क्लियरली मेंशन करना होगा कि वो किसकी तरफ से साइन कर रहा है। अब समझते हैं एयरवे बिल को। एयरवे बिल वह डॉक्यूमेंट है जो एयरलाइन या उसका ऑथोराइज्ड एजेंट इश्यू करता है। ये प्रूफ होता है कि गुड्स एयर ट्रांसपोर्ट के लिए रिसीव हो चुके हैं। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, एयरवे बिल सिर्फ शिपमेंट का रिसीप्ट होता है, ये गुड्स की ओनरशिप रिप्रेजेंट नहीं करता। इसीलिए गुड्स डायरेक्टली बिना डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए कस्टम्स फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होने के बाद नेम्ड कंसाइनी को डिलीवर हो जाते हैं, और इसी वजह से एयरवे बिल एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। फिर लेटर ऑफ क्रेडिट यानी LC ट्रांजैक्शंस में एयरवे बिल के अंडर गुड्स जनरली इश्यूइंग बैंक को कंसाइन किए जाते हैं। यह अरेंजमेंट एक्सपोर्टर को यह कंट्रोल देती है कि जब तक पेमेंट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती तब तक गुड्स उसके कंट्रोल में रहें। इसी तरह नॉन LC ट्रांजैक्शंस में भी अगर एक्सपोर्टर शिपमेंट पर कंट्रोल बनाए रखना चाहे तो गुड्स डायरेक्टली इंपोर्टर को कंसाइन करने की बजाय किसी बैंक को कंसाइन किए जा सकते हैं। और एक प्रैक्टिकल बात, एयरवे बिल के सेट में ओरिजिनल 3 फॉर शिपर लिखी हुई कॉपी व डॉक्यूमेंट होती है जो जनरली डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट के अंडर प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ की जाती है। एयरवे बिल की प्रिंसिपल रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो इसमें शिपर और कंसाइनी का नाम क्लियरली मेंशन होना चाहिए। एयरपोर्ट ऑफ डिपार्चर और एयरपोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन स्पेसिफाई होना चाहिए। फ्लाइट नंबर और शिपमेंट की डेट जैसी डिटेल्स भी इंक्लूड होनी चाहिए। गुड्स की डिस्क्रिप्शन दूसरे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स में दी गई इन्फॉर्मेशन से कंसिस्टेंट होनी चाहिए। वेट, मेजरमेंट्स या शिपिंग मार्क्स की कोई भी डिटेल इकॉम्पनिक डॉक्यूमेंट्स से मैच करनी चाहिए। यह एक्चुअल कैरियर या नेम्ड कैरियर के ऑथोराइज्ड एजेंट द्वारा प्रॉपरली साइंड और डेटेड होना चाहिए, और फ्रेट चार्जेस ऑलरेडी पे हो चुकी हैं या डेस्टिनेशन पर पेएबल होगी, ये भी क्लियरली इंडिकेट होना चाहिए। अब बात करते हैं ट्रक रिसीट की। ये डॉक्यूमेंट तब यूज़ होता है जब गुड्स रोड के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, मेनली नेबोरिंग कंट्रीज़ यानी बॉर्डर शेयर करने वाले देशों के बीच क्रॉस बॉर्डर ट्रेड में।
गुड्स को ट्रक्स के थ्रू एक देश से दूसरे देश में मूव किया जाता है, बॉर्डर पर कस्टम्स फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद, और ये सब दोनों इन्वॉल्व कंट्रीज़ के रूल्स और परमिशंस के हिसाब से होता है। अब जानते हैं कुरियर रिसीप्ट के बारे में। कुरियर रिसीप्ट वो डॉक्यूमेंट है जो कुरियर कंपनी इशू करती है, ये कंफर्म करने के लिए कि उसने गुड्स डिलीवरी के लिए रिसीव कर लिए हैं। एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन रोड, रेल, एयर या सी किसी भी मोड से हो सकती है। ये मेथड मॉडर्न ट्रेड में काफ़ी वाइडली यूज़ होता है क्योंकि कुरियर सर्विस डायरेक्टली सेलर से गुड्स कलेक्ट करती है और बायर के एड्रेस पर डिलीवर करती है। इस सिस्टम में कुरियर कंपनी सिर्फ गुड्स ट्रांसपोर्ट नहीं करती, बल्कि एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग दोनों कंट्रीज़ में कस्टम्स क्लियरेंस में भी हेल्प करती है। साथ ही रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन और दूसरी फॉर्मेलिटीज़ भी हैंडल करती है ताकि शिपमेंट स्मूथली डिलीवर हो सके। इसके बाद समझते हैं सर्टिफिकेट ऑफ पोस्ट या पोस्टल रिसीप्ट को। जब गुड्स पोस्टल सर्विसेज के थ्रू डिस्पैच किए जाते हैं तो एक्सपोर्टिंग कंट्री की डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और द पोस्टल अथॉरिटी एक रिसीप्ट या सर्टिफिकेट इशू करती है, ये कंफर्म करने के लिए कि पार्सल एक स्पेसिफाइड डेस्टिनेशन के लिए एक्सेप्ट कर लिया गया है। पोस्टल सर्विसेज जनरली गवर्नमेंट एजेंसीज द्वारा ऑपरेट की जाती हैं और इंटरनेशनली गुड्स भेजने के लिए वाइडली यूज़ होती हैं। इनकी खासियत यह है कि यह हर देश के रिमोट एरियाज तक भी पहुंच सकती हैं और अक्सर कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होती हैं, जिसकी वजह से ये इंटरनेशनल कार्गो मूवमेंट के लिए एक कम्पिटिटिव ऑप्शन बन जाती है। अब बात करते हैं इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स की। इंश्योरेंस पॉलिसी या सर्टिफिकेट सबसे पहले समझते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। ये एक फॉर्मल प्रूफ होती है कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है और इसमें पॉलिसी के अंडर कवर होने वाले रिस्क्स की कंप्लीट डिटेल्स होती हैं। इंश्योरेंस कंपनी से कॉम्पेंसेशन क्लेम करने का राइट इंश्योर्ड पार्टी किसी दूसरी पार्टी को, जैसे ओवरसीज बायर या बैंक को, एंडोर्समेंट और डॉक्यूमेंट डिलीवरी के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकती है। अब इंश्योरेंस सर्टिफिकेट की बात करें तो ये कंफर्म करने के लिए इशू किया जाता है कि एक ओपन पॉलिसी के अंडर इंश्योरेंस कवर लिया गया है। ये फुल कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट नहीं होता, बल्कि ये सिर्फ इंश्योरेंस कवरेज और इंक्लूडेड रिस्क्स का एक समरी प्रोवाइड करता है। इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स पर इंश्योर्ड पार्टी का काउंटर साइंचर ज़रूरी होता है, जैसे CIF यानी कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट शिपमेंट्स में एक्सपोर्टर काउंटर साइन करता है, और CFR यानी कॉस्ट एंड फ्रेट या FOB यानी फ्री ऑन बोर्ड जैसे केसेस में इंपोर्टर काउंटर साइन करता है। और एक प्रॉपर इंश्योरेंस सर्टिफिकेट में कुछ की डिटेल्स होनी चाहिए। जिस पार्टी के फेवर में इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट इश्यू हुआ है उसका नाम होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट की डिटेल्स होनी चाहिए, जैसे वेसल का नाम या फ्लाइट पर्टिकुलर्स, और ये भी क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि इंश्योरेंस कवरेज कहाँ से शुरू होती है, जनरली सेलर का वेयर हाउस या पोर्ट ऑफ लोडिंग, और कहाँ ख़त्म होती है, जनरली बायर का वेयर हाउस या पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन। इंश्योरेंस वैल्यू लेटर ऑफ क्रेडिट में स्पेसिफाइड अमाउंट के इक्वल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, और अगर LC में इंश्योरेंस वैल्यू क्लियरली मेंशन नहीं है तो UCPDC यानी यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स की गाइडलाइंस के हिसाब से इंश्योरेंस कवर कम से कम CIF वैल्यू का 110% होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसी या सर्टिफिकेट में क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए। सबसे पहले शिपिंग मार्क्स और आइडेंटिफिकेशन नंबर्स दूसरे रिलेटेड ट्रेड डॉक्यूमेंट से मैच होने चाहिए ताकि सभी डॉक्यूमेंट्स एक ही शिपमेंट को रिफ़र कर। इसी तरह गुड्स की डिस्क्रिप्शन भी LC और कमर्शियल इनवॉइस दोनों से कंसिस्टेंट होनी चाहिए। कई भी डिस्क्रिपेंसी डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट करवा सकती है। इसके साथ ही क्लेम्स, सेटलमेंट एजेंट का नाम और एड्रेस क्लियरली मेंशन होना चाहिए, और साथ में वो लोकेशन भी जहां इंश्योरेंस क्लेम्स सेटल की जा सकती है। जहां ज़रूरी हो वहां प्रॉपर काउंटर सिग्नेचर भी होनी चाहिए ताकि डॉक्यूमेंट लीगली वैलिड माना जाए। डॉक्यूमेंट की इशू डेट ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट की डेट से लेटर नहीं होनी चाहिए। अगर ये क्लियरली शो हो कि इंश्योरेंस कवर उससे पहले से इफ़ेक्टिव था तो वो अलग बात है। वो करेंसी भी मेंशन होनी चाहिए जिसमें क्लेम्स लॉन्च किए जा सकते हैं, और ये जनरली इनवॉइस की करेंसी से सेम होती है। और फाइनली क्लेम्स फाइल करने की लोकेशन जनरली इंपोर्टर के देश में होती है, इसलिए उस देश में इंश्योरेंस कंपनी या एजेंट का नाम और एड्रेस भी क्लियरली मेंशन होना चाहिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर क्लेम्स प्रोसेस स्मूथली हो सके। इसके अलावा इंश्योरेंस पॉलिसी या सर्टिफिकेट में 2 और इम्पॉर्टेंट डिटेल्स होनी चाहिए। इंश्योरेंस कवर के अंडर क्या क्या इंक्लूड है और क्या एक्सक्लूड है, ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए, और साथ ही पॉलिसी के अंडर एप्लीकेबल एक्सेस या फ्रैंचाइज अमाउंट भी क्लियरली इंडिकेट होना चाहिए। अब बात करते हैं डिक्लेरेशन अंडर ओपन पॉलिसी की।
ओपन पॉलिसी के अंडर एक्सपोर्टर जनरली अपने पूरे प्रोजेक्टेड एक्सपोर्ट बिजनेस को इंश्योर करता है, जिसमें अलग अलग कंट्रीज के मल्टीपल शिपमेंट्स और कई इन्वॉइसेस कवर होते हैं। इस अरेंजमेंट में एक सिंगल इंश्योरेंस पॉलिसी पहले से ले ली जाती है और फिर अग्रीड टर्म्स के अंडर एलिजिबल शिपमेंट्स के लिए बार बार यूज़ की जाती है। हर इंडिविजुअल शिपमेंट के लिए एक्सपोर्टर को इंश्योरेंस कंपनी को एक डिक्लेरेशन देनी होती है, जिसमें उस स्पेसिफिक कंसाइनमेंट की डिटेल्स होती हैं। ये डिक्लेरेशन सबमिट होते ही वे शिपमेंट ऑटोमेटिकली ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ओपन पॉलिसी के अंडर कवर हो जाती है। कुछ केसेस में ओपन पॉलिसी के अंडर दी गई डिक्लेरेशन को जब इंश्योरेंस कंपनी एक्नॉलेज कर दे, दूसरे रिक्वायर्ड ट्रेड डॉक्यूमेंट्स के साथ एक वैलिड डॉक्यूमेंट की तरह भी एक्सेप्ट किया जाता है। अब जानते हैं रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में। पहला है लीगलाइज्ड या वीजाड इनवॉइस, जिसे कंसुलर इनवॉइस भी कहते हैं। कुछ कंट्रीज अपने टेरिटरी में इंपोर्ट होने वाले गुड्स को वेरीफाई करने के लिए यह डॉक्यूमेंट रिक्वायर करती हैं। इसमें एक्सपोर्टर की कमर्शियल इनवॉइस को एक्सपोर्टर के देश में स्थित इंपोर्टिंग कंट्री की एम्बेसी या कॉन्सुलेट से ऑथेंटिकेट करवाना होता है। ऐसी स्थिति में एक्सपोर्टर की कमर्शियल इनवॉइस को बायर के देश की एम्बेसी या कॉन्सुलेट से वेरीफाई कराया जाता है। इससे डॉक्यूमेंट्स की पहले ही जांच पूरी हो जाती है। ये प्रोसेस बेसिकली शिपमेंट की एक प्रायर वैलिडेशन होती है। दूसरा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस। कंट्रीज अपनी इकोनॉमिक, सोशल या रेगुलेटरी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से सर्टेन गुड्स के इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पर कंट्रोल्स लगा सकती हैं। इन कंट्रोल्स को मैनेज करने के लिए लाइसेंसेस की ज़रूरत होती है, जिनमें क्वांटिटी, प्राइसिंग या दूसरी ट्रेडिंग कंडीशंस स्पेसिफाई होती हैं। एक्सपोर्ट कंट्रोल के लिए एक कंट्री सर्टेन गुड्स की शिपमेंट सिर्फ एक स्पेसिफाइड लिमिट तक अलाउ कर सकती है। एक्सपोर्टर्स को एक्सपोर्ट लाइसेंसेस इशू करके जनरली कंफर्म्ड ऑर्डर्स या ऑलरेडी रिसीव्ड लेटर्स ऑफ क्रेडिट के अगेंस्ट। इसी तरह इंपोर्ट्स को रेगुलेट करने और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए इंपोर्ट लाइसेंस की रिक्वायरमेंट हो सकती है, जिससे दूसरे कंट्रीज से आने वाले गुड्स की क्वांटिटी या टाइप लिमिट हो जाती है। अब बात करते हैं कस्टम्स क्लियरेंस डॉक्यूमेंट्स की। इंटरनेशनल ट्रेड में गुड्स नेशनल बॉर्डर्स के अक्रॉस मूव करते हैं, इसलिए शिपमेंट्स को रिस्पेक्टिव कंट्रीज की कस्टम्स अथॉरिटीज से गुजरना पड़ता है। ये अथॉरिटीज़ बॉर्डर कंट्रोल एजेंसीज की तरह काम करती हैं। ये वेरीफाई करती हैं कि इंपोर्ट होने वाले गुड्स की नेचर क्या है और डिक्लेयर्ड वैल्यू प्रिवेलिंग मार्केट प्राइसेस और रेगुलेशन से मैच करती है या नहीं। ये प्रोसेस प्रोहिबिटेड या रिस्ट्रिक्टेड गुड्स को किसी देश में आने या जाने से रोकती है। साथ ही गुड्स की डिक्लेयर्ड वैल्यू को चेक करना इसीलिए भी ज़रूरी है ताकि अंडर इन्वॉइसिंग या ओवर इन्वॉइसिंग जैसी प्रैक्टिसेस को रोका जा सके, जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज़ की जा सकती है। इंडिया में एक्सपोर्ट्स के लिए एक्सपोर्टर को कस्टम्स को शिपमेंट डिटेल्स एक शिपिंग बिल के थ्रू सबमिट करनी होती है। जब तक कस्टम्स अथॉरिटीज़ इस डॉक्यूमेंट को एग्जामिन और अप्रूव नहीं कर देती, शिपिंग कंपनी गुड्स को एक्सपोर्ट के लिए एक्सेप्ट नहीं कर सकती। इंपोर्ट्स की बात करें तो इंपोर्टर को कस्टम्स में बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी होती है, जिसमें इंपोर्टेड गुड्स की फुल डिटेल्स होती हैं, और शिपिंग कंपनी गुड्स तभी रिलीज करती है जब इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पर कस्टम्स क्लियरेंस मिल जाए। दूसरे कंट्रीज में भी सिमिलर कस्टम्स क्लियरेंस प्रोसीजर्स और डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हालांकि स्पेसिफिक फॉर्मेट्स और नेम्स अलग अलग हो सकते हैं। भारत में लागू शिपिंग बिल और बिल ऑफ एंट्री के बारे में हम चैप्टर 3 में डिटेल से जानेंगे। अब समझते हैं अदर डॉक्यूमेंट्स को, और इसमें पहला है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन वह डॉक्यूमेंट है जो ये सर्टिफाई करता है कि गुड्स किस कंट्री में प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर हुए हैं, यानी ये उनकी ओरिजिन कंफर्म करता है। ये डॉक्यूमेंट जनरली एक्सपोर्टर के ऑथराइज्ड ऑफिशियल, चेंबर ऑफ कॉमर्स या किसी रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड बॉडी या लेटर ऑफ क्रेडिट में स्पेसिफाइड किसी अथॉरिटी द्वारा साइंड होता है। इसमें क्रेडिट टर्म्स के अंडर रिक्वायर्ड सभी डिटेल्स होनी चाहिए और यह दूसरे ट्रेड डॉक्यूमेंट से कंसिस्टेंट भी होना चाहिए। अब इसमें जनरली क्या क्या डिटेल्स होती हैं? कंसाइनर यानी एक्सपोर्टर का नाम और एड्रेस होना चाहिए, और अगर मैन्युफैक्चरर कंसाइनर से अलग हो तो कुछ केसेस में मैन्युफैक्चरर का नाम और एड्रेस भी रिक्वायर हो सकता है। जिस बायर को गुड्स बेची जा रही हैं उसका नाम और डिटेल्स होने चाहिए। वो कंट्री क्लियरली मेंशन होनी चाहिए जहां गुड्स प्रोड्यूस या ओरिजिनेट हुई हैं, और एक ऑप्शनल ट्रांसपोर्ट डिटेल सेक्शन भी होता है। अगर ये फिल किया जाए तो ये ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट से मैच करना चाहिए, जैसे सी शिपमेंट्स में वेसल का नाम, पोर्ट ऑफ लोडिंग और पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन मेंशन हो सकता है। इसके अलावा पैकेज नंबर्स, शिपिंग मार्क्स और गुड्स की डिस्क्रिप्शन दूसरे ट्रेड डॉक्यूमेंट से कंसिस्टेंट होनी चाहिए, और वेट या मेजरमेंट्स की इंफॉर्मेशन भी अकम्पनिंग डॉक्यूमेंट से मैच करनी चाहिए।
सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन अक्सर उन केसेस में कंपलसरी हो जाता है जहां इंपोर्टिंग कंट्री सिलेक्टेड कंट्रीज को स्पेशल इंपोर्ट बेनिफिट्स ऑफर करती है। ये बायलैटरल या मल्टीलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स के अंडर भी रिक्वायर्ड हो सकता है, जहां रिड्यूस्ड ड्यूटीज, एग्जेम्पशंस या टैरिफ बेनिफिट्स अवेलेबल होते हैं। जैसे यूके को एक्सपोर्ट्स करते वक्त रेडीमेड गारमेंट्स जैसे प्रोडक्ट्स पर कॉन्सेशनल टैरिफ बेनिफिट्स लेने के लिए जीएसपी यानी जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस सर्टिफिकेट सबमिट करना ज़रूरी हो सकता है। अब बात करते हैं इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट की। कई ट्रेड ट्रांजैक्शंस में इंपोर्टर ये रिक्वायर करता है कि गुड्स को शिपमेंट से पहले किसी इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी से चेक करवाया जाए। ये इंस्पेक्शन गुड सील और शिप होने से पहले एक्सपोर्टर की फैक्ट्री, वेयरहाउस या पोर्ट ऑफ ओरिजिन पर हो सकती है। ये रिक्वायरमेंट जनरली सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई होती है या लेटर ऑफ क्रेडिट में कंडीशन के रूप में इंक्लूड होती है। इसीलिए एक्सपोर्टर को बैंक को डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते वक्त इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, शिपिंग बिल और बिल ऑफ लेडिंग जैसे कि डॉक्यूमेंट्स के साथ एक वैलिड इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना होता है फॉर नेगोशिएशन। पर कुछ केसेस में बायर्स एक्सपोर्टर द्वारा इशूड इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन कई सिचुएशंस में वो एसजीएस जैसी वेल नोन इंडिपेंडेंट इंस्पेक्शन एजेंसीज से वेरिफिकेशन प्रेफर करते हैं। ये एजेंसीज प्रोफेशनली इंस्पेक्शंस कैरी आउट करती हैं और एक्चुअल फाइंडिंग्स के बेसिस पर सर्टिफिकेट्स इशू करती हैं, जिससे इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शंस में रिलायबिलिटी और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एसजीएस या अन्य एजेंसीज इंस्पेक्शन को सही तरीके से करती हैं और इंस्पेक्शन के दौरान मिली जानकारी के आधार पर सर्टिफिकेट जारी करती हैं। अब समझते हैं फूमिगेशन सर्टिफिकेट के बारे में। ये डॉक्यूमेंट सर्टिफाई करता है कि गुड्स शिप करने के लिए यूज़ किए गए बॉक्सेस या कंटेनर्स को पेस्ट्स खत्म करने के लिए केमिकल्स से ट्रीट किया गया है। कई कंट्रीज़ के रूल्स और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ये सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है ताकि शिपमेंट के साथ कोई इंसेक्ट्स या हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स एक देश से दूसरे देश में ना जा सकें। अब बात करते हैं फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट की। ये डॉक्यूमेंट तब रिक्वायर होता है जब प्लांट्स या प्लांट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए जा रहे हों। ये सर्टिफिकेट कंफर्म करता है कि कंसाइनमेंट, एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग दोनों कंट्रीज़ की स्पेसिफाइड फाइटोसैनिटरी रिक्वायरमेंट्स को मीट करती है, यानी ये गारंटी होती है कि गुड्स में कोई भी पेस्ट्स या डिजीजेस नहीं हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा चैप्टर 2.3 यहाँ कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर 2.4 में।